नमस्कार साथियों, नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः है आपका हार्दिक स्वागत है। लगातार हम क्लासेज अवेलेबल करवा रहे हैं, जहाँ तक पॉसिबिलिटी, जहाँ तक संभावना बन रही है। जैसे जैसे टाइम मिल रहा है उस हिसाब से क्लासेज आपको मिल रही हैं। और राजस्थान पॉलिटी के अंदर जो अपन ने एक सीरीज शुरू कर रखी है, PYQ की सीरीज, जिसके अंदर आज तक भी राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो फिर अधीनस्थ बोर्ड की हो, RPSC की हो, या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस या फिर हाई कोर्ट, इस टाइप के एग्ज़ाम, जितनी भी एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन है वो अपन सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। और जो अपना जो आधार है, जो किताब है, ये राजस्थान राज्य व्यवस्था का जो प्रश्न बैंक है, चौथा संस्करण नाथ पब्लिकेशन का, ये पूरा का पूरा, और यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं उन पर आधारित है, प्लस उनके नीचे उनकी व्याख्या दे रखी है। तो सेम वही चीजें जो इस किताब के अंदर, वो की वो चीजें आपको बोर्ड पे शो हो रही हैं। टॉपिक अपना चल रहा था राजस्थान में, राजस्थान की राज व्यवस्था में राज्यपाल। उसकी 3 क्लासेज आपको मिल चुकी हैं, आज अपनी चौथी क्लास है ये। तो अपन क्लास को शुरू करते हैं। अपना जो आज का प्रश्न, पहला जो प्रश्न है, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, राजस्थान राज्य व्यवस्था, ये अपना सब्जेक्ट है, टॉपिक है वो अपना राज्यपाल है, राज्यपाल है। और आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो ये है। पीछे वाले क्वेश्चनों को मैं बार बार वैसे क्लास में खूब रिवाइज कर चुका, इसलिए अपने पीछे वाले क्लासेज पे नहीं जाएंगे। एक बार लास्ट में एक समेकित रूप से वापस रिवीजन कर लेंगे, वो एक अलग बात है। पहला जो अपना क्वेश्चन है आज का, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि राजस्थान के राज्यपाल में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है। एक तो ये थोड़ा सा जो शब्द आता है ना यहाँ, नहीं वाला, इस पे गौर किया करो। ये RPSC सेकंड ग्रेड 2017 का और क्वेश्चन है। देखो, अपने सामने पॉलिटी के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रश्न मिलेंगे आपको, वो सेकंड ग्रेड के मिलेंगे। आपके बहुत बड़ा एक हिस्सा है, एक ब्रॉड हिस्सा है राजस्थान पॉलिटी का सेकंड ग्रेड में। यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आपके सामने सितंबर में एग्जाम है, या आने वाली और उससे बाद में भी जो एग्जाम्स होंगे, उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। यदि इस सब्जेक्ट को आप इग्नोर करते हो तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि आप दौड़ से थोड़े बहुत बाहर हो जाओगे पहले से ही। इसलिए इस सब्जेक्ट को इग्नोर ना करें। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप, हो सकता है कि 1-2 प्रश्न कहीं आता है, जैसे आप रीट के अंदर, रीट में आप देखोगे तो रीट मेंस के अंदर आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलते हैं पूरी पॉलिटी के अंदर। तो कई बार ये होता है कि ठीक है, एक बड़ा पोर्शन है और एक स्मार्ट स्टडी करते हैं, तो अपन उस हिसाब से उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अभी तक तो यही है, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में ज्यादा प्रश्न पूछ ले। तो लेकिन जहां 13, 14, 15 क्वेश्चन तक की संख्या जा रही है, यदि एक सब्जेक्ट से, वो भी एक लिमिट का सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट है, तो फिर वो इंपॉर्टेंस रखता है अपनी जगह। क्वेश्चन ये पूछा है यहाँ पे कि राजस्थान के राज्यपाल के पास जो नीचे शक्तियां दी गई हैं, उनमें से शक्ति कौन सी नहीं है उनके अंदर। कि भाई विधानसभा को आहूत करने की शक्ति, आहूत का मतलब होता है शुरू करना, प्रारंभ करना, प्रारंभ करना। दूसरा है कि विधानसभा को स्थगित करने की, जैसे आपने देखा होगा कि विधानसभा है वो 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए स्थगित कर दी जाती है कई बार। अगला है विधानसभा का विघटन करने की। इसका मतलब जो विधानसभा चल रही है वो विधानसभा संपूर्ण रूप से विघटित कर दी जाए और एक नए चुनाव के माध्यम से दोबारा विधानसभा का गठन किया जाए। विधानसभा का सत्रावसान, सत्रावसान का मतलब होता है सत्र का अवसान, सत्रों का अवसान।
दो सत्रों के बीच का गैप, वो सत्रावसान कहलाता है। तो यहां चार आपको पावर दे रखी है, उनमें से ये पूछा है कि राज्यपाल के पास कौन सी पावर नहीं है? विधानसभा को आहूत या प्रारंभ करने की, विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा को विघटन करने की, और विधानसभा के सत्रावसान की। इसको आप साथ साथ में और इसका आंसर करने की कोशिश किया करो आप हमेशा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए एक चीज, पहले तो मैं आपको बताता हूं कि इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा 2। अब ठीक है, आंसर 2 है, ये कैसे हुआ डायरेक्टली, उससे पहले अपन इसको पूरे को समझते हैं। और अपने पास एक आर्टिकल है 174, अनुच्छेद 174, उसमें क्या लिखा हुआ है वो देखिए आप, ढंग से देखिए क्या लिखा हुआ है कि राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन। अब एक शब्द विधानमंडल आ रहा है, ये तो ठीक आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन नहीं समझ पा रहे हो तो मैं थोड़ा सा यहां क्लियर कर देता हूं। एक शब्द आ रहा है विधानमंडल। विधानमंडल है वो आपका एक सदनीय भी हो सकता है। यदि एक सदनीय है, इसका मतलब उस राज्य के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपके विधानसभा है, विधानसभा है। आपके विधानमंडल वो दो सदनीय यानी द्विसदनीय भी हो सकता है, और द्विसदनीय है तो 2 सदन होंगे, एक आपके विधानसभा होगी और एक आपके विधान परिषद होगी। यदि पॉलिटी की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो वो इन चीजों को जानते हैं, लेकिन बिल्कुल भी कई बार अपने नहीं समझते हैं, तो फिर बाद में हमारे सामने समस्या आती है प्रश्न को समझने की। क्योंकि शब्द है अपने पास विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, तो अपने यदि तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो अपने को ये शब्द एक जैसे लगते हैं। अपने विधानमंडल को कई बार विधानसभा समझ बैठते हैं शुरुआती टाइम में जब तैयारी करते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना आप कि विधानमंडल के अंदर दोनों चीजें आती हैं, विधानसभा भी आती है और विधान परिषद। लेकिन यदि जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में जो विधानमंडलीय व्यवस्था है वो एक सदनीय है, और इसके अंदर एक ही सदन है अपने, कौन सा, विधानसभा। विधान परिषद अपने राजस्थान में अभी नहीं है। तो शब्द आ रहा है विधानमंडल। अब विधानमंडल आया है, इसका मतलब यह है कि यहां बात हो रही है विधानसभा और विधान परिषद दोनों की। यहां विधानमंडल है ना कि विधानसभा। इसका मतलब यहां विधान परिषद भी शामिल है। यदि किसी राज्य के अंदर विधान परिषद है, वो अपना आगे डिटेल से विधानसभा पढ़ेंगे तब आप आगे पढ़ेंगे वहां पर, अदरवाइज तो अपने ये प्रश्न ही सोल्व नहीं होंगे। अब ये जो 174 इसमें दे रखा राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान, विघटन, 3 चीजें हैं। सत्र, जो सेशन चलता है विधानसभा का वो सत्र। उसके बाद सत्रावसान, मतलब सत्र है वो 2 सत्रों के बीच का गैप, इसका मतलब सत्र समाप्त हो गया। और एक शब्द है विधानसभा का विघटन, यानी विधानसभा का एज ए कार्यकाल खत्म हो जाए, या फिर बीच में भी विघटित की जा सकती है यदि मान लीजिए कि ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती है कि मान लीजिए कि विश्वास मत है वो खो दिया जाता है, जो भी परिस्थितियां हैं। भाई विघटन का मतलब यह है कि उस विधानसभा का विघटन हो गया और नई विधानसभा का गठन होगा, जिसके लिए क्या होगा, चुनाव होंगे। अब 3 चीजें हैं, सत्र, सत्रावसान, विघटन। अनुच्छेद 174 में 3 शब्द हैं, सत्र, सत्रावसान और विघटन। फिर नीचे 2 आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 174 1 है और 174 2 है। इन दोनों पे आप थोड़ा सा फोकस करो, पहले यहां इतने पे फोकस करो एक बार, अनुच्छेद 174 1 और अनुच्छेद 174 2। 174 1 क्या कहता है, इसको पढ़िए ध्यान से। 174 1 ये कहता है कि राज्यपाल, नाम देखिए किसका दे रखा है, राज्यपाल का दे रखा है, कि समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे, उचित समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसकी एक सत्र की अंतिम बैठक, मैं समझाऊंगा अभी आपको, और आगामी सत्र की पहली बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 महीने का अंतर नहीं होगा। एक चीज ये होती है कि जो आपके मान लीजिए कि विधानमंडल है, और इस विधानमंडल में ठीक है, जैसे अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं, और राजस्थान में जो स्थिति है
वो है एक सदनीय, यानी राजस्थान में क्या है, अपने विधानसभा है। अब विधानसभा का क्या करना है, अपने को सत्र बुलाना है। अब यहां बात क्या लिख रखी है उसको समझो, यहां तक बात समझ आ गई होगी शायद, कि इस विधानसभा के अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। अब क्या होगा कि यहां पर विधानसभा का सत्र आयोजित किया जाएगा। अब यह सत्र आहूत कौन करेगा? आहूत का मतलब है प्रारंभ करना, प्रारंभ करना, और वो करेगा कौन है? राज्यपाल, राज्यपाल। फिर मान लीजिए कि यह सत्र क्या हो गया, आपका पूरा हो गया, एक सत्र है, यह आपका जो एक सत्र है, और ये एक सत्र क्या हो गया, आपका पूरा हो गया। अब जैसे ही सत्र पूरा होगा तो क्या होगा? सत्रावसान होगा। और फिर आगामी इसके बाद दूसरा जो सत्र शुरू होगा, अपन यहां लिख देते हैं दूसरा सत्र। यहां जो आपका पहला सत्र है और ये जो दूसरा सत्र है, इसके बीच का जो गैप है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 माह से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कई बार सीधा सीधा प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो अंतर होगा वो कितना होगा? 6 महीने का होगा। ये अधिकतम है ये। तो ये भी इसके अंदर लाइन डाल रखी है 174(1) में, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना, हालांकि ये प्रश्न कई बार सीधा सीधा पूछते हैं। तो पहला जो 174(1) है वो ये दे रखा है सत्र आहूत, इस पे फोकस करो। यहां जो शब्द है ना सत्र, मतलब सत्र को शुरू करने का, ये जो चीज है यहां पे विधानसभा को आहूत करना, तो ये है आपके आर्टिकल 174(1) के अंदर। यानी सत्र शुरू करने की शक्ति या सत्र को आरंभ करने की शक्ति या सत्र को आहूत करने की शक्ति राज्यपाल के पास है, और वो आर्टिकल 174(1) में है। 174(1) में एक बात ये भी लिखी हुई है कि जो 2 सत्र होंगे उन दोनों सत्रों के बीच का जो गैप होगा वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होगा। अब उसके बाद है 174(2). इसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल समय समय पर 174(2) क और 174(2) ख, दो चीजें हैं। 174(2) क क्या कह रहा है कि सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा। सदन का यहां इसका मतलब है कि विधानमंडल की बात हो रही है, या फिर उसमें से किसी एक सदन का सत्रावसान कर सकेगा। सत्रावसान का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। उसके बाद 174(2) ख में क्या दे रखा है कि विधानसभा को विघटन कर सकेगा। कौन है? राज्यपाल कर सकेगा। ये 174(2) ख में है। यहां क्या लिखा हुआ नोट में, ध्यान रहे कि विधानसभा को स्थगित करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को है, ना कि राज्यपाल को है। इसलिए इसका आंसर ये दूसरा हो गया, विधानसभा को स्थगित करने को। तो यानी यहां जो बात हो रही है, यहां जो ये बात हो रही है, यहां आर्टिकल आपके पास 2 आ गए। एक तो 174 आ गया, और एक तो 174(1) आ गया, और एक 174(2) आ गया। फिर इसके अंदर भी 2 है, 174(2) क और 174(2) ख। तो वैसे कुल मिला के कितने आर्टिकल हो गए आपके पास? 3 आर्टिकल हो गए। एक ये आर्टिकल हो गया, एक ये आर्टिकल हो गया, और एक आपके पास ये आर्टिकल हो गया। 174(1) में क्या है? 174(1) में है सत्र आहूत करना, सत्र आहूत करना, ठीक है, सत्र आहूत करना। किसका? किसका? विधानमंडल का। किसका? विधानमंडल का। विधानमंडल का सत्र आहूत करना। पावर किसके पास है? तो राज्यपाल के पास है। किसके पास है? राज्यपाल के पास है। फिर यहां 2 चीजें हैं, 174(2) क और 174(2) ख। 174(2) क में है सत्रावसान। क्या? सत्रावसान, सत्रावसान। और यहां मतलब सत्र समाप्त करना। और 174(2) ख है, इसमें क्या है? विधानसभा का विघटन। क्या है? विधानसभा का विघटन। विधानसभा का विघटन। क्लियर मेरी बात यहां तक? 174(2) ख के अंदर क्या है? विधानसभा का विघटन है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना। ये सब पावर किसके पास है? ये सारी की सारी पावर है राज्यपाल के पास। ठीक, तो याद रखना, विधानसभा को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? तो वो विधानसभा अध्यक्ष को है। विधानसभा अध्यक्ष के बारे में जब अपन आगे और पढ़ेंगे डिटेल से, तो वहां अपन सारी बातें और चर्चा कर लेंगे। एक बार इतना याद रखना है कि विधानसभा में आप यहां पर जो चीजें पढ़ रहे हो, एक विधानसभा का सत्र पढ़ा, सत्रावसान पढ़ा, और विधानसभा का विघटन पढ़ा। ये तीनों चीजें आर्टिकल 174 में है।
विधानसभा का 70 सत्रावसान और विघटन, जिसके अंदर 70 आहूत करना या 70 प्रारंभ करना, ये 174 एक के अंदर है। 174 दो के दो पार्ट हैं, 174 दो कै, 174 दो ख। दो कै के अंदर है सत्रावसान और दो ख के अंदर विघटन। ये तीनों पावर किसके पास है? तीनों पावर पास है गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास। विधानसभा को स्थगित करने का पावर किसके पास नहीं है? राज्यपाल के पास नहीं है। किसके पास है? विधानसभा अध्यक्ष के पास है। आगे वाला प्रश्न आ जाओ। एक और अच्छा जो प्रश्न है अपने पास वो देखिए यहां पर कि निम्नलिखित में से किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह के बिना राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति नहीं है। यहां इस चीज पे गौर करो। अब देखो यहां पे बात, एक शब्द दोबारा एक शब्द आया, सत्र आहूत। विधानसभा का सत्र आहूत। अब विधानसभा का सत्र आहूत करेगा कौन? करेगा कौन? तो राज्यपाल करेगा। ठीक है, यहां तक तो बात हमने देख ली। और राज्यपाल करेगा वो आर्टिकल 174 एक में लिखा हुआ है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? लेकिन यहां पूरी लाइन को समझो आप कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक और फैसला दिया था और वो जो वाद था उस वाद को पूछा है। लेकिन एक बार यहां पे आप ये देखिए कि उन्होंने ये वाद पूछा है, उससे पहले उन्होंने ये कहा है कि वो व्यवस्था क्या थी। वो व्यवस्था क्या थी कि भाई मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति नहीं है। अब इतना तो है कि विधानसभा को सत्र आहूत करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। लेकिन उसके पीछे एक लाइन और जुड़ी हुई है। वो लाइन ये जुड़ी है कि ठीक है, राज्यपाल विधानसभा का सत्र शुरू कर देगा, लेकिन वो सत्र शुरू करेगा तो क्या उसको मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद है, क्या उसकी सलाह लेना उचित नहीं है? या राज्यपाल जब उस मन मर्जी आए, जब उनकी इच्छा हो कि अपने काम करते हैं और विधानसभा का सत्र शुरू कर देते हैं? तो क्या मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेगा? इसमें यह कह रहा है कि एक वाद के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि भाई जब भी विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो राज्यपाल मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से सलाह लेगा। अब ऐसा हुआ क्या? वो एक वाद है। उस वाद के माध्यम से हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी क्या कंडीशन आई कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा। और वो जो वाद है वो है आपका नबाम रेबियो वाद 2016 का। हालांकि ये राजस्थान से बाहर का वाद है, लेकिन जब आप राजस्थान पॉलिटी पूरी पढ़ रहे हो तो फिर वहां पे ये मायने नहीं रखती है ये चीज कि भाई ये क्वेश्चन राजस्थान में नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। वो हुआ क्या था, पहले तो आप एक चीज समझो कि हमने पीछे अनुच्छेद 163 पढ़ा था और 163 में तीन चीजें पढ़ी थी हमने। 163 एक, 163 दो, 163 तीन। 163 3 एक में याद करो हमने क्या पढ़ा था कि राज्यपाल की सहायता के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। पढ़ा है हमने 163 एक में। 163 एक में हमने क्या पढ़ा था कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। यही तो पढ़ा था अपन ने। अब वहां पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है, वो कौन सी सलाह देंगे? क्या उसके अंदर यह सलाह भी शामिल है? बात यह है। अब यहां पे देखिए, ये चीज तो चलो ठीक है, पॉलिटी के अंदर पहले से ही ऐड है ये तो 163 एक के अंदर कि राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। लेकिन इस चीज को करेक्ट कहां किया? इस चीज को कनेक्ट यहां किया कि भाई हम पढ़ रहे हैं 174 एक के अंदर है। 174 एक में हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने ये पढ़ा कि विधानसभा के सत्र आहूत करने की शक्ति राज्यपाल के पास है।
अब इस चीज को उस सलाह से जोड़ना है। हुआ यह था कि अरुणाचल प्रदेश स्टेट के अंदर घटना घटती है आपके 2015 के अंदर, 9 दिसंबर 2015 के दिन, कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री जिनका नाम था नबाम तुकी की सलाह के बिना ही विधानसभा को 14 जनवरी 2016 से आगे बढ़ाकर 16 दिसंबर 2015 कर दिया। अभी आप ये मत सोचना कि आगे बढ़ाकर इधर कहां बढ़ा दिया, इधर बढ़ाएंगे तो 14 जनवरी से बाद में आना चाहिए, पीछे कैसे गया, इस चीज को समझाऊंगा मैं आपको। देखो हुआ ये था, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो उस टाइम सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस थी, तो कांग्रेस के 20 विधायक बागी हो गए थे, उन्होंने बगावत कर दी थी और वो जाके राज्यपाल से मिल गए थे और उन्होंने ये कहा कि आप एक काम करिए, विधानसभा अध्यक्ष को हटा दीजिए, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष हमें क्या करेगा, अयोग्य घोषित करेगा। अब इसके लिए बुलाना पड़े 70 जो पहले मुख्यमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर जो डेट फिक्स कर रखी थी, वो कर रखी थी 14 जनवरी 2016 कि 14 जनवरी 2016 को विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा, ये पहले से फिक्स था और ये सलाह मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को दे रखी थी। लेकिन उसी टाइम दिसंबर में यह घटना घटती है कि कांग्रेस के जो बागी विधायक हैं वो राज्यपाल से मिलते हैं और वो कहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष को हटा दीजिए आप, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष पता है आपको कि उनके सामने अड़चन आएगी, वो इनको अयोग्य घोषित करेंगे, इसके लिए सत्र बुलाया जाए। उन्होंने ना मुख्यमंत्री से पूछा ना मंत्रिपरिषद से पूछा, उन्होंने डायरेक्ट ही, और जो 14 जनवरी 2016 को विधानसभा का सत्र शुरू होना था, वो सत्र उन्होंने बढ़ा के यानी पहले ही कर दिया। कब? 16 दिसंबर 2015, लगभग कितना, 1 महीने पहले। जो सत्र विधानसभा का शुरू होना था वो होना था 14 जनवरी 2016 को, वो बढ़ा के, यानी इसका मतलब ये कि जो सत्र 14 जनवरी 2016 को शुरू होना था वो सत्र बाद में आपके 16 दिसंबर 2015 को ही शुरू हो गया। अब यहां पर किसी प्रकार की सहायता और सलाह नहीं ली, किसी प्रकार की सलाह नहीं ली मुख्यमंत्री से या मंत्रिपरिषद से। विधानसभा अध्यक्ष जिनका नाम था नबाब रेबियो को हटाने के विधायी एजेंडे को सूचीबद्ध कर दिया, यानी 16 दिसंबर 2015 को विधानसभा का सत्र शुरू होता है। सत्र शुरू करने का पावर किसके पास है? राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल ने सत्र शुरू कर दिया और उसके अंदर एक जो लिस्टेड किया गया था एजेंडा, वो एजेंडा यह था कि विधानसभा अध्यक्ष को हटाया जाए। मामला आगे बढ़ता है। मामला आगे क्या बढ़ता है कि मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद ने विधानसभा सत्र को समय से पहले बुलाने के राज्यपाल के आदेश को विधानसभा के कामकाज में हस्तक्षेप माना, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद है वो उसकी सहायता के लिए है, उनकी सलाह के लिए है अनुच्छेद 163(1) के अनुसार। तो जब यहां पर विधानसभा का सत्र समय से पहले बुलाया जा रहा है तो यहां पे राज्यपाल है वो एक तरह से हस्तक्षेप का काम कर रहे हैं। ना तो उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा ना मंत्रिपरिषद से पूछा। विधानसभा अध्यक्ष उस टाइम कौन थे? नबाम रेबियो, जिनको तो हटाया जा रहा था। उन्होंने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में राज्यपाल के सत्र बुलाने के आदेश और अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव को चुनौती दी, चैलेंज किया। उच्च न्यायालय ने विधानसभा और राज्यपाल के कृत्यों को बरकरार रखा। सुनो ध्यान से मेरी बात, कि विधानसभा अध्यक्ष वो जाते हैं हाईकोर्ट, हाईकोर्ट जाते हैं पहले वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में, और वो जाते हैं, वहां जाने के बाद वो किस चीज को चैलेंज करते हैं? वो इस चीज को चैलेंज करते हैं कि जो राज्यपाल ने सत्र बुलाया है वो गलत है, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री से मंत्रिपरिषद से कोई सलाह नहीं ली। इस चीज को कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया? हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने विधानसभा और राज्यपाल के कृत्यों को बरकरार रखा। यानी इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि जो राज्यपाल ने किया है वो सही है,
राज्यपाल ने यदि पहले सत्र बुला लिया, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं ली, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीजें कब निकल के आती हैं? वो चीजें जब अपने सामने होती है ना। कई बार ये नहीं होता कि अपने लाइफ के अंदर भी होता है कि भाई अपने को कुछ पता नहीं होता, नॉर्मली एक रेगुलेटरी के हिसाब से चलता रहता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब क्या करें, फिर सोचना पड़ता है अपने को। उसके बाद मामला यही नहीं रुका, मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। स्पीकर नवाब रेबियो ने विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से ये जो उच्च न्यायालय का निर्णय था, इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? वो 13 जुलाई 2016 को 5 न्यायाधीशों की पीठ ने क्या कहा कि राज्यपाल की शक्ति निरपेक्ष नहीं है, कि राज्यपाल ने जो ये किया है ये ठीक नहीं है। उनको मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी चाहिए। उनके खुद के पास जो पावर है वो खुद इसको उनकी सलाह के बिना यूज नहीं ले सकते। यही प्रश्न था अपना। क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आउट करने की शक्ति नहीं है। ये जो वाद था, इस वाद का नाम क्या था? नबाम रेबियो वाद। और नबाम रेबियो कौन है? ये आपके उस टाइम के और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे, जो पहले हाई कोर्ट गए और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। राजस्थान विधानसभा को विघटित, अच्छा जो भी ठीक, हाँ, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? शब्द विघटित आ रहा है, तो किसको है? राज्यपाल को है। लेकिन यह पूछ लिया जाए कि विधानसभा को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है, तो स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? तो विधानसभा अध्यक्ष को है। आप इन चीजों को गौर करो। राज्यपाल के पास क्या क्या पावर बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले? सत्र आहूत करना, आर्टिकल भी साथ साथ में याद कर लेना, 174(1). इसके अलावा सत्रावसान वो है 174(2) कै, और उसके बाद में है विघटन, विधानसभा का विघटन 174(2) कै। ये चीजें ऐसे याद करोगे तो याद होंगी। ये 163(1) वापिस आज रिवीजन में आ गया। ये कल हमने इसको पढ़ा था पीछे वाली क्लास के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा, इधर आपके अनुच्छेद दे रखे हैं, आगे उसके प्रावधान दे रखे हैं, गलत कौन सा है? अनुच्छेद 61 में क्या राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है? अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 213 में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 165 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। देखो ये हम पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 161 हमने पढ़ लिया भाई। अब अपन तो उसकी तो बात करेंगे ना जो हमने पढ़ लिया। हमने तो अनुच्छेद 161 पढ़ा है कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, पूरा पढ़ लिया हमने। वहां हमने ये भी पढ़ा था कि मृत्यु दंड को वो माफ नहीं कर सकते, वो कौन करेगा? राष्ट्रपति कर सकता है। बाकी वो शक्तियां हैं राज्यपाल में अनुच्छेद 161 में। ठीक, मुख्यमंत्री के कर्तव्य हम आगे पढ़ेंगे। 167 हमने अनुच्छेद अभी नहीं पढ़ा है, इतना याद रख लेना कि अनुच्छेद 167 के अंदर मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। ये बहुत बड़ा आर्टिकल है अनुच्छेद 213, और ये आगे आएगा। ये सीरियल जैसे से हम पढ़ रहे हैं। अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति आगे पढ़ेंगे, एक बार इतना याद रख लेना। 213 में है अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। राष्ट्रपति वाली है वो 123 के अंदर है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 165 में नहीं है, यह आपके 176 में है। और है क्या विशेष अभिभाषण? प्रश्न यह है कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का तात्पर्य क्या है। तो एक बात तो याद ये रखनी है आपको कि विधानसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष अभी पढ़ा है ना, तो फिर वो बार बार नाम आ गया। एक चीज तो यह है कि राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण है उसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 176 में है। अब है क्या ये एक्चुअल में 176 है क्या, या राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है क्या? राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात, जैसे हर बार चुनाव होता है,
5 साल के गैप से चुनाव होता है, तो हर जो चुनाव होने के बाद जो पहला सत्र होगा उसको आरंभ करने, और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और विधानमंडल को उसके आह्वान का कारण बताएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, 176 में दे रखा है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 176 में दे रखा है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि जब भी विधानसभा चुनकर आएगी, नई विधानसभा आएगी चुनकर, उसका जो पहला सत्र होगा या फिर जो पूरा वर्ष है, एक वर्ष है, उस वर्ष का जो पहला सत्र है, और वहां पर या तो विधानसभा अकेली है तो सिर्फ विधानसभा को, और यदि विधानमंडल द्विसदनीय है जहां विधानसभा भी है विधान परिषद भी है, उन दोनों को एक साथ समवेत रूप से और राज्यपाल विशेष अभिभाषण देगा। और उसमें क्या करेगा, उसमें बताएगा कि विधानमंडल के आह्वान के कारण कि ये विधानसभा शुरू हो रही है या नया साल शुरू हो रहा है, तो विधानसभा जो शुरू हो गई है तो उसका कारण क्या है, क्या क्या करेगी विधानसभा, ये सब बातें इसके अंदर होंगी। तो विधानसभा का विशेष, जो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है, अनुच्छेद 176 में, यहां 165 में नहीं है, वो 176 के अंदर है। सदन या प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाली नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में विनिर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा। ठीक है, ये जो बात है, तो यह आप आर्टिकल 176 याद रखोगे, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। फिर ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पीटीआई के अंदर और सीटी के अंदर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। तो ये तो हमने पढ़ लिया, अनुच्छेद 176 है, डिटेल से पढ़ लिया हमने 176 को। ठीक है, 174 को थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। अब जैसे जैसे याद हो रहे हैं वैसे वैसे उन आर्टिकल को पढ़ते जाओ, बाकी के जो बीच में बच रहे हैं ना वो आगे आएंगे आपके, चिंता मत करो वहां पे। अब एक क्वेश्चन और आ गया सेकेंड ग्रेड का। क्वेश्चन क्या है कि यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा? विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास उसके विचार के लिए भेजेगा, विधेयक को अनुमति दे देगा, विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा और उस सलाह के अनुसार काम करेगा। और अगला ऑप्शन दे रखा है कि विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। ये कह रहा है भाई, सिस्टम क्या होता है कि मान लीजिए हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, और राजस्थान में क्या है? विधानसभा है। राजस्थान में तो विधानसभा है। अब इसके अंदर कोई विधेयक पेश किया जाता है, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, ये विधेयक यहां से हो गया पास। अब ये किसके पास जाएगा? ये जाएगा राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल के पास कुछ पावर होते हैं। राज्यपाल ने जैसे ही, मान लीजिए कि एक बार मैं सीधा लिख रहा हूं, हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर करते ही और ये कानून का रूप ले लेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है यहां पे कि स्थिति ये है क्या कि विधेयक पास हो गया, पारित हो गया विधानसभा से, उच्च न्यायालय की, और विधेयक कैसा है? उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाने वाला है। इस टाइप का विधेयक यदि है तो राज्यपाल क्या करेगा कि भाई राज्यपाल उसको राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास भेजेगा विचार के लिए कि भाई यहां हाई कोर्ट है, उसकी संवैधानिक
स्थिति को खतरा पहुंच रहा है तो आप इस पे विचार कीजिए, या फिर वो अनुमति दे देगा कि ठीक है, या फिर बाद में हस्ताक्षर से पहले उच्च न्यायालय की सलाह लेगा, क्योंकि मामला उच्च न्यायालय से संबंधित है, और हाईकोर्ट सलाह देगा जैसी उस सलाह के अनुसार काम करेगा। यदि अपन क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं या फिर अपन ने ये मैटर नहीं पढ़ रखा है तो पहली बार जो तैयारी कर रहे हैं अपन इसको ही टिक करेंगे कि भाई हाँ हाईकोर्ट की संवैधानिक स्थिति है तो हाईकोर्ट से तो सलाह लेंगे, उसके बाद उनके अनुसार काम करेंगे। ऐसा नहीं है कुछ भी। आंसर ये है इसका, विधेयक पर अनुमति नहीं देगा लेकिन उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखेगा। पीछे हमने इस चीज पे इतनी ही बात की थी, वो बात ये की थी, बाकी कुछ नहीं किया था हमने। और उस टाइम मैंने बताया था आपको कि ये स्थिति आएगी तो हम आर्टिकल 200 और 201 पढ़ेंगे आगे। हमने पीछे ये पढ़ा था कि राष्ट्रपति के विचार के लिए कोई विधेयक राज्यपाल रखता है, वो उनकी स्वविवेकीय शक्तियां हैं। हमने जब राज्यपाल की स्वविवेकीय खुद के विवेक के आधार पर काम करने वाली जो शक्तियां देखी थी, उनमें हमने एक शक्ति ये भी देखी थी कि राज्यपाल को किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने का अधिकार है, या रख सकता है वो। अब इसको नीचे पढ़ो आप। बार बार मैं पीछे कब से अनुच्छेद 200 और 201 की बात कर रहा हूं। है क्या ये? बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ समझने वाला है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर दिए हुए पॉइंट्स। और वो पॉइंट क्या है सुनिए, कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक जब राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल के सामने स्वीकृति के लिए आते हैं तो राज्यपाल के पास नीचे जो विकल्प दे रखे हैं वो होते हैं। भाई ये होता है कि जैसे अब सिर्फ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो केवल विधानसभा है, और मान लीजिए कि कोई ऐसा स्टेट है जहां पर विधानमंडल द्विसदनीय है। द्विसदनीय है मतलब है 2 सदन है वहां पे, और वो 2 सदन कौन से हैं? जैसे एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है। यहां यदि अपने को कोई कानून बनाना तो क्या होता है कि पहले इन दोनों सदनों से, भाई जैसे मान लीजिए कि विधानसभा में पहले पेश किया तो यहां से पास होकर विधान परिषद के पास जाएगा, यहां से पास होने के बाद किसके पास जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा। अब राज्यपाल के पास कौन कौन से वो शक्तियां हैं जिनका उपयोग करेगा वो आर्टिकल 200 में दे रखा है। या फिर आप ये कहो कि जैसे सिर्फ विधानसभा ही है तो फिर विधानसभा में पेश किया, यहां से पास हुआ, पास होने के बाद किसके पास गया? राज्यपाल के पास गया। तो राज्यपाल क्या करेगा? ये स्थिति है, तो राज्यपाल क्या करेगा? बात अपने पास है, यहां ये लिखी हुई है। ये कह रहा है कि वहां से विधेयक पास होके आ गया। अनुच्छेद 200 में क्या व्यवस्था दे रखी है कि यदि एक सदनीय विधानमंडल है तो विधानसभा से पास होके, और यदि द्विसदनीय व्यवस्था है तो दोनों सदनों से पास होके जब राज्यपाल के पास आएगा तो राज्यपाल के पास कौन कौन से विकल्प होंगे? अपने पास नहीं होते क्या विकल्प? एग्जाम के अंदर 4 विकल्प होते हैं अपने पास, किस कौन से को टिक करना है। तो वो ये कह रहा है कौन कौन से विकल्प होंगे कि वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो विधेयक पास होके आया राज्यपाल के पास, जो पारित होकर आया, उसको एक्सेप्ट कर दे, स्वीकृत कर दे, तो वो कानून का रूप ले लेगा। या वह विधेयक को अपनी स्वीकृति देने से रोके रखे, यानी अपने पास रख ले वो, या तो स्वीकृति दे दी या अपने पास रख ली। 2 विकल्प और हैं। एक विकल्प है कि वह सदन या सदनों के पास, भाई सदन का मतलब हो गया एक सदनीय है तो सदनों का मतलब हो गया 2 सदनीय, तो पास विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे, किस पे दोबारा आप विचार करो,
या फिर चौथा विकल्प है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख ले। भाई आर्टिकल 200 के तहत जैसे ही विधानमंडल से विधेयक पारित होकर राज्यपाल के पास आता तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं कि या तो वो क्या करे, स्वीकृति दे दे, या स्वीकृति को रोक के रखें, या वापिस विधानमंडल को भेज दे। अपने विधानमंडल शब्द काम में लेना, उसमें समझ लेना, 12 विधानसभा और द्विसदनीय है तो दोनों सदन, पुनर्विचार के लिए भेज दे कि आप दोबारा इस पर विचार करो। हालांकि अभी आगे पॉइंट आएगा कि पुनर्विचार के बाद यदि वापस आता है तो फिर बाद में क्या स्थिति बढ़ती है, वो भी अपन क्लियर करेंगे। और एक पॉइंट है जो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए रखते हैं, तो वहां से निकल के वो राष्ट्रपति के पास चला गया, अब राष्ट्रपति के पास पड़ा है। अब यहां पे ये कह रहा है कि राज्य विधानसभा या विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा जा सकता है, और ये हमने पीछे देख लिया कि यह राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति है। पॉइंट यह है कि भाई क्या हर स्थिति के अंदर राज्यपाल राष्ट्रपति कभी भी जब इच्छा हो क्या तब वो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, या फिर कोई की पॉइंट दे रखे हैं कि आप सिर्फ इन इन मामलों में ही राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हो? बिल्कुल। और वो की पॉइंट क्या क्या हैं? वो ये हैं कि यदि विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, जब राष्ट्रीयता की बात आ गई तो फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा जा सकता है। पूरे देश के महत्व का हो, या फिर उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरे में डालता हो। ये पॉइंट उसमें क्वेश्चन में था अपने पास कि भाई जब हाईकोर्ट की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंच रहा है तो फिर बाद में राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल के लिए आरक्षित रख सकता है, या फिर असंवैधानिक प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है कि यह संविधान के अनुरूप ही नहीं है, देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो, एक बड़े हित के विरुद्ध हो, नीति निर्देशक तत्वों के अप्रत्यक्ष रूप से विरुद्ध हो, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में पढ़ते हो, अनुच्छेद 36 से 51 तक, यदि उनके भी विरुद्ध हो, और एक है पॉइंट ये विधेयक अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। ये पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिन मामलों के अंदर और राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए यदि उसके पास कोई विधेयक पास होकर आता है तो आरक्षित रख सकता है। विधेयक है वो राष्ट्रीय महत्व का हो, विधेयक उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति खतरा में डालता हो, असंवैधानिक प्रतीत होता हो, देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो, नीति निर्देशक तत्वों के अप्रत्यक्ष रूप से विरुद्ध हो, और अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। यदि ऐसी स्थिति आती है तो राज्यपाल यहां चौथे पॉइंट को उपयोग में लेते हुए राष्ट्रपति के विचार के लिए जो विधेयक उनके पास होकर आया वो रख सकते हैं। और ये तो बात हमने पीछे कर भी ली कि राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां हैं। अब मैटर है, अब ठीक है, मान लीजिए कि इन पॉइंट से संबंधित कोई विधेयक राज्यपाल के पास आ गया और राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख दिया। अब राज्यपाल क्या क्या कर सकता है, राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है? यानी संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत जब राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित रखा जाता है, भाई मामला समझो आप, अनुच्छेद 200 के तहत विधानमंडल से विधेयक पारित होकर राज्यपाल के पास आ गया 200 के तहत, तो जब राष्ट्रपति के पास विचार के लिए चौथा पॉइंट है, राज्यपाल उस विधेयक को जो इन पॉइंटों से संबंधित है राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है कि राष्ट्रपति के पास जाएगा ये अनुच्छेद 201 के तहत। तो राष्ट्रपति के पास भी कुछ विकल्प होते हैं, और वो विकल्प कौन कौन से हैं? ये विकल्प यहां 3 है। वो 3 क्यों है? उधर 4 थे, यहां 3 क्यों है? समझ में आ जाएगा अभी कि यह विधेयक को अपनी स्वीकृति, या तो वो क्या करेगा, स्वीकृति प्रदान करेगा, या स्वीकृति देने से रोक लेगा, या फिर विधेयक को सदन या सदनों के पास पुनर्विचार के लिए भेज देगा। तो चौथा पॉइंट तो वो आगे कहां भेजेंगे? भाई राज्यपाल ने तो चौथे पॉइंट के तहत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लिया। यहां चौथा पॉइंट इसलिए नहीं आया कि अब राष्ट्रपति आगे किसके पास आरक्षित रखेगा, किसी के पास नहीं रखेंगे। जो समाधान होना वो यही होना है, इसलिए चौथा पॉइंट यहां नहीं आया। तो 3 पॉइंट सेम ही तो है ना ये।
लेकिन इसके अंदर हम देखेंगे कि तीसरे पॉइंट में थोड़ा सा अंतर है राज्यपाल और राष्ट्रपति वाले दोनों मामलों में। क्या? सुनो ध्यान से, कि पुनर्विचार के लिए भेज दे। अब ध्यान सुनना यहां से मेरी बात, कि 6 माह के भीतर पुनर्विचार आवश्यक है। कि मान लीजिए कि विधेयक पारित होकर राज्यपाल के पास गया और उन पॉइंटों से संबंधित यदि कोई विधेयक है जो हमने भी चर्चा की थी और राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लिया, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया, और मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने वापस बाद में क्या किया, उसे विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दिया। मान लीजिए कि राजस्थान विधानसभा की बात है, राजस्थान विधानसभा से विधेयक पारित हुआ और मान लीजिए कि स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि वो अपने देश के लिए और एक राष्ट्रीय महत्व का कोई विधेयक है और राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल ने आरक्षित रखा राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के पास चला गया। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति क्या करेंगे? वापिस यदि पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो वो विधानसभा के पास वापिस आ गया। अब विधानसभा उसको अधिकतम कितने टाइम के लिए रोक सकती है? 6 महीने के लिए। 6 महीने के भीतर पुनर्विचार आवश्यक है। यदि विधेयक मूल रूप से या संशोधित कर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। पॉइंट ये है, वो अंतर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि यहां राज्यपाल और राष्ट्रपति इनके पास एक थोड़ा सा अंतर है। वो ये है कि यहां से जैसे ही राष्ट्रपति के पास विचार के लिए गया, राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए विधानसभा को भेज दिया। विधानसभा ने या तो मूल रूप से वापस भेज दिया या उसमें कुछ संशोधन करके वापस भेज दिया। क्या राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है? नहीं है। लेकिन यही स्थिति कब पैदा हो जाए? यही स्थिति पीछे हमने जो पढ़ा था राज्यपाल के मामले में यहां, कि राज्यपाल के पास यदि आया, राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए वापस यदि मान लीजिए किसके पास भेज दिया, विधानसभा के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया, और फिर बाद में विधानसभा वहां से उस विधेयक को या तो मूल रूप से वापस राज्यपाल के पास भेज दे या फिर उसमें कुछ संशोधन करके भेज दे, तो ध्यान रखना एक बार यदि पुनर्विचार के लिए विधानसभा या विधानमंडल के पास आ गया तो वापस चाहे उसको डिट्टो वापस वैसा का वैसा भेज दो या कुछ संशोधन करके भेज दो, राज्यपाल के पास यदि वापस चला गया तो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। लेकिन राष्ट्रपति उस मामले में नहीं है। और राष्ट्रपति के पुनर्विचार वाले मामले की बात अपन किसकी कर रहे हैं? हम विधानमंडल से संबंधित बात करें, ना कि संसद से संबंधित बात करें। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है ना? तो ये चीज भी थोड़ी सी आप याद रखना कि अनुच्छेद 200 के तहत विधानसभा या विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक जब राज्यपाल के पास भेजा जाता है और यदि राज्यपाल उसे पुनर्विचार हेतु सदन या सदनों को लौटाता है तो विधेयक मूल रूप से या संशोधित रूप से राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल विधेयक को स्वीकृत करने के लिए बाध्य है। अर्थात राज्यपाल साधारण विधेयक को केवल एक बार ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ध्यान रहे, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता क्योंकि राज्यपाल की पहले अनुमति ले ली जाती है। इस मामले में सिर्फ साधारण विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक को भेज सकता, धन विधेयक को वापस पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। और पुनर्विचार के लिए भेजा गया वो जो विधेयक है वो यदि वापस राज्यपाल के पास आ गया तो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, अनुमति देने के लिए बाध्य है। लेकिन मामला यदि राज्यपाल के चैनल के माध्यम से यदि राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने वापस विधानमंडल को भेज दिया, विधानमंडल यदि वापस पुनर्विचार करके उस पर चाहे वो संशोधित रूप से या मूल रूप से वापस उसको भेज दिया तो राष्ट्रपति वहां हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये बात थोड़ी सी आप याद रखना। तो ये बड़ा आर्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। क्लियर मेरी बात? और बाकी क्लास अपने बाकी के जो भी इसके क्वेश्चंस हैं वो अपना आगे वाली क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे।